सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हमारा छल का प्रसंग चल रहा था, उसमें अंतिम छल कौन सा था? ये उपचार छल। उपचार छल। तो उपचार छल के विषय में तो उपचार छल इसको कहते किस लिए हैं? आप बताएं, आप में से कोई कि उपचार छल जो नाम पड़ा है इसका वो किस आधार पर पड़ा है? यानी उपचार शब्द का अर्थ क्या हुआ? उपचार का तो मुख्य अर्थ है पास में ले जाना, अर्थात गौणिक लाक्षण का। हाँ, गौण अर्थ का प्रयोग करना, ये उपचार हो गया। तो जब वक्ता किसी शब्द का, किसी वाक्य को औपचारिक अर्थ में प्रयुक्त किया हो और सामने वाला उसको जो है मुख्य अर्थ मान करके जो है अर्थ करके उसका जो उसके बाद में वाक्य में दोष दिखाता है, तो ये उपचार छल होता है। तो फिर उपचार कहाँ हुआ ये? यानी उपचार का प्रयोग प्रथम व्यक्ति ने किया या कि छलवादी ने किया? उपचार का प्रयोग, उपचार का प्रयोग प्रथम व्यक्ति ने औपचारिक अर्थ में शब्द का प्रयोग किया है उसने। हाँ। उसका अर्थ जो है इसने जो है मुख्य अर्थ करके, अविधार्थ करके जो है उसके में जो है वाक्य में दोष दिखा रहा है। तो फिर छल का नाम होना चाहिए प्राधान्य छल। उपचार कैसे? उपचार शब्द का व्यवहार हम इस छल के साथ कैसे करेंगे? क्योंकि उपचार का प्रयोग तो प्रथम व्यक्ति ने किया और उसने छल कोई किया नहीं था। उसने तो एक सामान्य रूप से अपनी बात कह दी कि मंचाह क्रोशंती। तो मंचाह क्रोशंती बोलते समय वो जो मंच शब्द का अर्थ ले रहा है वो औपचारिक अर्थ ही ले रहा है, और दूसरा व्यक्ति छल कर रहा है, लेकिन छल करने वाला तो उपचार में, उपचार अर्थ में मंच शब्द को नहीं ले रहा है, वो ले रहा है प्रधान अर्थ में। और प्रधान अर्थ मंच का क्या होगा? मंच ही होगा। मंच ही होगा। तो जब मंच प्रधान अर्थ होगा और प्रधान अर्थ लेकर के वो छल कर रहा है, तो फिर उपचार छल नाम कैसे उसका हो पाएगा? क्योंकि उपचार छल तो तब हो जबकि छल करने वाला उपचार में शब्द का प्रयोग करते हुए और उसका खंडन करे। लेकिन यहाँ तो उपचार का प्रयोग प्रथम व्यक्ति ने किया है। तो इसी में देखें पंक्ति कहाँ आई है इसका, जहाँ उत्तर दिया गया था। समीप में ले जाना। समीप में किसके ले जाना? एक गौण अर्थ होता है, एक मुख्य अर्थ होता है। आर्थिक दृष्टि से गौणोपात और समीप। जब आप किसी को कहीं ले जाएंगे तो पहले कहीं टिका हुआ है वो या नहीं? जब ले जाएंगे शब्द का अर्थ कहीं पर, तो ले जाएंगे तो उस समय वो पहले कहीं है या है ही नहीं? कहीं आकाश में घूम रहा है ऐसे तो कहीं है। तो जहां है उसको कहते हैं प्रधान अर्थ। जहां शब्द टिका हुआ है प्रारंभ में, क्योंकि शब्द का प्रयोग कैसे होता है? शब्द में अपने अर्थ को कहने की जो शक्ति होती है वो कहाँ से आती है? तो एक प्रवृत्ति निमित्त बोलते हैं उसके लिए कि शब्द का प्रयोग प्रवृत्ति निमित्त के आधार पर होता है। अब मंच शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है? वही मंच जो जड़ वस्तु है, मचान। वो मंच का हो गया प्रवृत्ति निमित्त अर्थ, यानी उसी के लिए ये शब्द बना है। ये शब्द का संकेत उसी के लिए है ये मुख्य रूप से। तो वो हो गया उसका मुख्य अर्थ, वहां वो आधार बना हुआ उसका, वो आश्रय है उसका, वो टिका हुआ है। अब उसको आपको वहां से ले जाना है। तो ले जाने में हम ये नहीं कहेंगे प्रधान की ओर ले जा रहे हैं, प्रधान पर तो है ही पहले, वो प्रधान पर तो पहले से ही है। अब ले जाना उसका होगा जो प्रधान नहीं है उसकी ओर। अप्रधान
अर्थात व्यक्ति की ओर, तो वो कुछ भी हो सकते हैं और अर्थ, मतलब गौण अर्थ में ले जाना। तो व्यवहार में हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ इस शब्द का लोग प्रयोग करते चले आ रहे हैं, कैसे कैसे हम औपचारिक प्रयोग करते हैं। तो वहाँ बात वही है जो औपचारिक, पहले व्यक्ति ने तो औपचारिक अर्थ लेकर के ही तो हुआ था मंचारण शब्द। तो पहले व्यक्ति ने उपचार अर्थ में लिया है, लेकिन दूसरे ने तो नहीं लिया है। दूसरे ने तो उसको दूसरे ने प्रधान अर्थ लिया है, और नाम है छल का, उपचार छल। कह रहा ना कि यहाँ उपचारो नीतार्थ चरण आदि में उपचार का अर्थ नीत अर्थ है, जो ले जाया हुआ अर्थ है। और तद्भाव में तद्भाव की स्थापना करना जो है, इससे पहले है इसका उत्तर जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ अन्यथा से, यहाँ से कि अन्यथा प्रयुक्तस्य अन्यथा अर्थ कल्पना। क्योंकि प्रश्न ये उठाया गया यहाँ पर कि आपने ये कहा कि अर्थ के विकल्प की उपपत्ति, तो अर्थ के विकल्प की उपपत्ति यहाँ क्या है? यानी जो अर्थ है शब्द का, उसका विकल्प, उसका भिन्न अर्थ और उसकी सिद्धि उपपत्ति, तो वो क्या है? तो कहा अन्यथा प्रयुक्तस्य अन्यथा अर्थ कल्पना। पहले वाले ने, व्यक्ति ने यहाँ शब्द का अन्यथा प्रयोग किया। अन्यथा प्रयोग क्या किया उसने कि शब्द का मुख्य अर्थ था मंच, उसने प्रयोग किया मंचस्थ पुरुष, ये अन्यथा ही तो हुआ। तो अन्यथा प्रयुक्तस्य है, अन्यथा उसने प्रयोग किया। अब उसका क्या किया? अन्यथा अर्थ कल्पनम। अब उसने वहां से उसका उल्टा कर दिया, उसने मंचस्थ पुरुष न लेकर के मंच अर्थ लिया। तो ये हो गया अर्थ के विकल्प की उपपत्ति है। उसी को और आगे खोला कि भक्त्या प्रयोगे, भक्ति से तो हुआ प्रयोग, और भक्ति से जो प्रयोग हुआ है ये अन्यथा ही प्रयोग है, अन्यथा ही प्रयोग है ये भक्ति से प्रयोग, क्योंकि मुख्य अर्थ नहीं ले रहा है वो, मुख्य अर्थ ले रहा है वो अन्यथा नहीं कहलाएगा, वो तो यथार्थ कहलाएगा फिर। तो भक्त्या प्रयोगे प्राधान्य न कल्पनम, तो भक्त्या प्रयोगे को घटाएंगे हम अन्यथा प्रयुक्तस्य के साथ में, और प्राधान्य न कल्पनम ये अन्यथा अर्थ कल्पनम। इसने प्रधान अर्थ लेकर के उसका खंडन किया है। तो यहाँ जो शब्द आगे बना फिर उपचार विषयम छलम, ये समास कर रहे हैं यहाँ, और ये समास है बहुव्रीहि। और बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? न तो पूर्व पद न उत्तर पद, अन्य पद ही तो प्रधान होगा। अब यहाँ उपचार शब्द का अर्थ लें हम पूर्व पद, उसका भी अर्थ नहीं है यहाँ। हम छल अर्थ लें, उपचार छल नहीं, उपचार विषय, उपचार विषय जो शब्द आ रहा है, लेकिन वितकर विग्रह यहाँ पर छल शब्द लें, वो भी अर्थ नहीं है। यहाँ जो प्रतिवादी, जो खंडन करने वाला, जिस अर्थ को लेकर के बात अपनी कर रहा है, वहां इसका प्रयोग होगा। तो उपचार विषयम अधिकृत्य, इसको और मैं खोल रहा हूं विग्रह के लिए, उपचार विषयम अधिकृत्य कृतम छलम, उपचार छलम, उपचार विषय को अधिकृत करके किया गया छल। अच्छा, इसने जो छल किया है, इसने छल कौन से अर्थ में प्रयोग करने पर किया है? उपचार में, हाँ उपचार में प्रयोग किए गए वाक्य का, तो उपचार किए गए, उपचार अर्थ में जो शब्द प्रयोग किया गया है उसमें इसने छल किया है। तो उपचार विषयम वाक्य कैसा हो गया? उपचार विषय वाला। उपचारः विषयः यस्य, उपचार है विषय जिसका, वो कौन सा वाक्य है? मंचः कृषन्ति। और उपचार कैसे है कि मंचस्था अर्थ है वहां पर उसका, ठीक है। तो उपचार विषय हो गया ये वाक्य मंचः कृषन्ति। उस वाक्य को सुनकर, उस वाक्य को आधार बनाकर अब इसने छल किया, तो उपचार विषयक छल हो गया। अभी ये उपचार से प्रयोग किए गए वाक्य में छल हो गया, इसलिए इस छल का नाम है उपचार छल। उपचार विषय को अधिकृत करके इसने उपचार में प्रयोग किया है, अच्छा अब मैं इसमें छल करूंगा। अच्छा, मेरे कहने में यही गड़बड़ हो रहा था, मतलब हाँ, बहुरी समास लेंगे ना तो ये अर्थ निकल आएगा इस तरह से। उपचार अगर हिंदी में गए, उपचार विषय
है जिसका, हाँ, उपचार विषय है जिस छल का। उपचार विषय क्यों है कि उपचार में जब प्रयोग किया गया और ये बदलेगा उसको, तो उपचार में अगर प्रयोग न किया जाता तो नहीं बदल पाता उस तरह से ये। तो बहुरी समास करके इस तरह से निकालेंगे। तो उपचार विषयम अधिकृत्य कृतम छलम उपचार छलम। उसके बाद फिर उपचार शब्द को इन्होंने खोल दिया है कि उपचारो नीतार्थ है। उपचार कहते हैं जो नीत अर्थ है वहां से हटा दिया गया है, ले जाया गया है, किसी अन्य स्थान पर लाया गया है। और उसमें फिर कारण बता दिए कि सहचरण आदि निमित्तेन। आपने ये शंका बहुत अच्छी कर, कोई हमसे भी ऐसे कर सकता था कि भाई हाँ, कि छल का तो नाम है उपचार छल, हाँ, और प्रधान अर्थ लेकर के उसका खंडन कर रहा है। तो बहुरी समाज से ये अर्थ निकल आता है। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? और कोई बात थी प्रारंभ में? आपने कुछ निग्रह मैंने गुरुजी ये पूछा था, जो उपचार नजदीक ले जाना उपचार, उसके दो अर्थ है, ये गौण अर्थ है, एक मुख्य अर्थ है। तो किस अर्थों के किसके पास ले जा रहा है? ये गौण अर्थ है कि मुख्य अर्थ के पास ले जा रहा है, अथवा मुख्य अर्थ के गौण के पास ले जा रहा है, जिस प्रक्रिया का हम उपचार कहेंगे। इसलिए पूछा। हाँ, अच्छा, इसमें ऐसे भी हो सकता है कि ये तो खैर उदाहरण उन्होंने ऐसा दिया है कि जहां पर उपचार में प्रयोग किया है और दूसरे ने उसमें छल किया है प्रधान अर्थ को लेकर के। ऐसे भी उदाहरण आ सकते हैं कि जहां व्यक्ति ने मुख्य अर्थ में प्रयोग किया है और मुख्य अर्थ में प्रयोग किया है और छलवादी ने उपचार अर्थ में लेकर के, तो बहुरी समास करेंगे तो वहां भी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वहां उसका कैसे अर्थ करेंगे हम कि उपचार विषयकम छलम। अब अधिकृत्य छोड़ देंगे, उपचार विषयकम छलम। उपचार विषय है जिसका ऐसा छल, यानी कि उपचार अर्थ उसमें ले लिया उसने और वो छल हो गया। और यहाँ ये कह देंगे उपचार विषयकम अधिकृत्य कृतम छलम उपचार छलम, तो दोनों प्रकार से घट जाएगा ये। क्योंकि ऐसे भी तो वाक्य आ सकते हैं कि जहां दूसरा व्यक्ति प्रधान अर्थ में प्रयोग कर रहा है और दूसरे ने छल कर दिया उसमें। आप जो कह रहे हैं ना, तो वो गुरु जी जो कह रहे हैं किसको ले जाना, जैसे मुख्य है तो मंच है, मंच है तो मुख्य तो ये जो है हमारा अभिलाषित जो है अभिलाष है तो मंच है, मंच तो बोलेगा नहीं, तो फिर उसके पास ले जाना था। कौन सा मंच के पर स्थित व्यक्ति बोला है, तो मंच से हटा करके मंच पर जो बैठा हुआ व्यक्ति उसके पास ले गए, लाक्षणिक हो गया। मुख्य अर्थ से बोला। हाँ, और वो भी आप कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, इसमें भी आपकी स्वच्छंदता नहीं है। वहां भी आगे कारण बताएंगे ये, वहां भी कितने कारण बताएंगे ये। जैसे यहाँ स्थान का कारण कितने बताए थे मैंने उस दिन? सहचरण, स्थान, तादर्थ्य, वृत्त, मान, धारण, सामीप्य, योग, साधन, आधिपत्य, 10 कारण है उसमें। 10 कारण है, जिसमें दूसरा कारण ये तो 10 स्थानों पर ही आप ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं है। यानी कि इतनों का ही प्रयोग होता है लोक व्यवहार में, ये इन्होंने बता दिया है। निश्चय कर करके व्यवहार में सब देख लिए वाक्य इन्होंने, तो देखा 10 प्रकार के ऐसे कारण हैं कि जिनके आधार पर हम किसी शब्द का मुख्य अर्थ से उसको हटा करके और आसपास, उपचार क्या कहते हैं, आसपास के शब्दों में अर्थों में हम उसको ले सकते हैं। लौकिक अर्थ में उपचार का अर्थ गुरुजी चिकित्सा अर्थ भी लेते हैं, क्या उपचार दिया उसका? अच्छा, जैसे एक उदाहरण गंगा, जैसे गंगायाम घोषा, गंगायाम घोषा, गंगा घोर, इसमें भी कहते हैं गंगा में मकान तो हो नहीं सकते, तो मतलब गंगा के समीप जो मकान घोष। अब आप सूत्र बोला मैंने, सुनो, सहचरण, स्थान, तादर्थ्य, वृत्त, मान, धारण, सामीप्य, आ गया ना, योग, साधन, आधिपत्य। अब इसमें इन्होंने वो भी दिए उदाहरण भी साथ में सूत्र में। ब्राह्मण, मंच, ये कौन संख्या पे आया था देखो, सहचरण, स्थान, तादर्थ्य, वृत्त, मान, धारण, सामीप्य, 7 संख्या पे है ये। अब इनके उदाहरण देखिए, ब्राह्मण, मंच, कट, राज, सक्तु, चंदन, गंगा। ये उसी का उदाहरण है जो आप बोल रहे गंगायाम घोषा। अच्छा, और ये कौन सा है हमारा जो उपचार छल यहाँ जो है, ये दूसरा है सहचरण स्थान। वहां दूसरा उदाहरण क्या है, ब्राह्मण, मंच, आ गया ना मंच। तो ये सारे आएंगे आगे, उसी क्रम से है। तो गंगायाम घोषा ऐसे ही है वहां पर कि गंगा के समीप होने से हो गया उपचार वहां।
पास में ले गए हम। यहाँ स्थान है, मंच बैठने का स्थान है, तो बैठने का स्थान है तो बैठने वाला भी मंच हो गया। पीठ पर कोई बैठा है तो पीठाधीश भी पीठ हो गया। अच्छा, अब यहाँ जो आक्षेप उठाया था कि वाक् छलम एवं उपचार छलम तद अविशेषात्, तो यहाँ जो उत्तर दिया गया था जो न तदर्थांतर भावात् सूत्र के द्वारा, उसमें सबसे अंत में जो कहा था कि अन्या ही अर्थांतर कल्पना अन्य अर्थ सद्भाव प्रतिषेध। इसका क्या अर्थ होगा? इसमें इसी सूत्र में कोई बदलाव? हाँ, 16वें सूत्र में जहाँ ये कहा है अंत में कि अन्या ही अर्थांतर, यानी ये दिखा रहे हैं कि वाक्छल और उपचार छल दोनों में भेद है। वो भेद किस रूप में ले रहे हैं? यानी वाक् छल में कैसे कल्पना की गई थी, किस तरह से छल उभारा गया था, और उपचार छल में किस तरह से छल उभारा गया है। हाँ बताइए। कहते हैं कि अन्य ही अर्थांतर कल्पना, अर्थांतर कल्पना भिन्न है और अन्य अर्थ सद्भाव प्रतिषेध और अर्थ सद्भाव प्रतिषेध अलग है। अर्थांतर कल्पना भिन्न कैसे? जो वाक् छल है अर्थांतर कल्पना है, और अर्थ सद्भाव जो उपचार छल है, दोनों अलग कैसे हैं? क्योंकि अर्थांतर कल्पना में जैसे नवकंबल, तो नव का जो अर्थ है नया और नव संख्या, ये दोनों ही अभिधा संजक जो है, अभिधा में ही दोनों का अर्थ है। केवल दोनों मुख्य अर्थ में ही आ रहे हैं, दोनों मुख्य अर्थ हैं। और दूसरा अर्थ लेकर के जो है हमने जो है वो छलवादी ने छल कर लिया है। लेकिन जो है अर्थ सद्भाव जो है यहाँ से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वो बहुणिक अर्थ में प्रयुक्त शब्द का जो है और मुख्य अर्थ में, प्रधान अर्थ में जो है वो करता हुआ जो है वो छल कर रहा है। हाँ, यहाँ है अर्थ सद्भाव प्रतिषेध है, जो अर्थवादी बोल रहा है उसका प्रतिषेध है। कि आपने कहा मंचाह क्रोशंती, अब हम अर्थ नहीं बदल रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपने कहा मंचाह क्रोशंती, अर्थात मचान पुकार रहे हैं, तो मचान तो नहीं पुकार रहे हैं। हमने कहा मचान तो नहीं पुकार रहे हैं, ठीक है, तो हमने नहीं शब्द बोला, यहाँ प्रतिषेध किया उसका। वो कहेगा फिर क्या पुकार रहे हैं? कि मंचस्थ पुरुष पुकार रहे हैं, ऐसे करके बोला हमने। यानी पहले हमने उसका खंडन कर दिया, सीधा निषेध किया है कि मचान नहीं पुकार रहे हैं। अच्छा, वहां क्या था? वहां ये था कि हमने ये कहा उससे कि आप कह रहे हो कि 9 कंबल है इसके पास में, 9 तो नहीं है। हमने उसकी बात को पहले स्वीकारा कि 9 कंबल हैं इसके पास, कि ऐसा उसको मान करके ये अर्थ ले करके फिर कहा कि कहाँ है 9 कंबल। उसी पर आक्षेप कर दिया सीधा कि कहाँ है 9 कंबल, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम उसके अर्थ जो कह रहा है कि मचान पुकार रहे हैं, मंचाह कृशंती, हम उसके किए गए अर्थ का खंडन कर रहे हैं। तो वहां क्या है? अर्थांतर कल्पना, वहां भिन्न अर्थ लेकर के शब्द का। अच्छा, वहाँ जो है कि खंडन नहीं कर रहे हैं, वहाँ अर्थ की दूसरा अर्थ लेकर के, और वो अर्थ उस पर आरोपित करके कि इसने ऐसा कहा है, ऐसा मान करके, और तब कह रहे हैं कि यहाँ पर ये 9 कंबल कहाँ है, आप दिखाइए। डायरेक्ट पहले खंडन ही कर दिया, यहाँ सीधे उसकी बात काटेंगे पहले हम कि मचान कहाँ पुकार रहे हैं, कि मंचस्थ पुरुष पुकार रहे हैं, मचान कहाँ पुकार रहे हैं, गलत क्यों बोल रहे हैं आप। अब यहाँ दोनों में जो दूसरा भेद बताया था मैंने कि एक तो वहाँ दोनों अर्थ जो है वो अभिधावृत्ति में ही है। नव का अर्थ 9 या नया, दोनों मुख्य अर्थ हैं, इसमें कोई भी उपचार नहीं है, कहीं नीतार्थ नहीं है, इसमें दोनों मुख्य ही अर्थ हैं। और ऐसे होते हैं शब्द, क्या कहते हैं ऐसे शब्दों को? अनेकार्थक शब्द, अनेक अर्थ हैं जिनके, जैसे निघंटू में आता है ना, निघंटू में ऐसे शब्दों का परिगणन किया है। कुछ तो ऐसे शब्द हैं जो बहुत सारे अर्थ हैं और शब्द है नहीं, एक अर्थ है और उनको कहने वाले बहुत सारे शब्द हैं। और एक ऐसे है कि शब्द अर्थ अलग अलग हैं और शब्द उनको कहने वाला। तो इस तरह से अनेकार्थक शब्दों में इसकी गणना हो जाएगी, नव शब्द की, एक से अधिक अर्थ हो गए।
लेकिन मंच तो अनेकार्थक नहीं है, मंच एकार्थक ही है, तो ये भी तो अंतर आ रहा है। तो इसलिए वहां बोलेंगे हम अर्थांतर कल्पना, और यहाँ अर्थ सद्भाव प्रतिषेध है। यहाँ जो अर्थ है उसका मुख्य अर्थ है, तो वो अर्थ लेकर ही कहेंगे कि मचान तो नहीं पुकार रहे। समस्त पद के दृष्टिकोण देखते ही सवाल किया गया था। नहीं, समस्त यहाँ कहाँ है? जैसे इसमें जो नवकम्बला है अयम मानव, हाँ, नवकम्बला में समास है, नवकम्बला ही समस्त पद है। और समस्त पद के दृष्टिकोण देखते हुए अर्थ तो ठीक है दिमाग में रखा हुआ, लेकिन उसके जो समस्त पद है उस समस्त पद दृष्टि के अर्थ समस्त पद में ही अर्थों के दृष्टिकोण में रखते हुए सवाल पूछा गया जब ये नवकम्बला अयम मानव का नवकम्बल वाला ये मानव रखेगा। हाँ, तो कुछ शब्द ऐसे भी आ सकते हैं, स्पष्ट हो जाता है गुरु जी ने अर्थ, विग्रह अर्थ स्पष्ट, लेकिन प्रयोग करने वाला पहले विग्रह नहीं कर रहा है वहां पर, वो सीधा उसने प्रयोग कर दिया कि नवकम्बल अयम मानव। लेकिन चलो यहाँ तो समास है, बहुत से ऐसे स्थल आपको मिल जाएंगे जहाँ कोई समास नहीं है। जैसे व्यवहार में हमने बोल दिया कि भाई ट्रेन में आ रहे हैं, हरिद्वार आ गया, हरिद्वार आ गया, या चलो ऐसे बोलो छोड़ दो कि भाई चलो आह्वान किया गया है, दिल्ली पुकार रही है। वो हम लोग भजन गाते हैं ना कि मांग रही माँ बलिदान, तो माँ बलिदान मांग रही है, कौन माँ? कि भारत माता। अब भारत क्या है? देश, तो वो तो नहीं मांग रही बलिदान, वो है कहाँ? ऐसे ही कहा कि भाई चलो दिल्ली पुकार रही है, तो दिल्ली पुकार रही है ये वाक्य बोला गया। अब दिल्ली पुकार रही है, इसका मुख्य अर्थ क्या होगा? भाई दिल्ली जो शहर है, जो स्थान बना हुआ है, जो भूमि है, वहां पर जो मकान बने हुए हैं सारे, ये तो सारा दिल्ली कहलाएगा। तो वो तो नहीं, जड़ वस्तु है, वो क्या पुकारेगा? तो ये मुख्य अर्थ हो गया, दिल्ली पुकारेगा ये। लेकिन प्रयोग करने वाले ने मुख्य अर्थ लिया है या औपचारिक लिया है? उसने औपचारिक लिया है प्रयोग, तो औपचारिक अर्थ में क्या होगा? दिल्ली में रहने वाले पुकार रहे हैं। अब यहां पर दिल्ली में कोई समास तो है नहीं कि दिल्ली पुकार रहे, यहाँ कोई समास नहीं है। तो ऐसे भी शब्द बहुत से मिल जाएंगे जहां पर हम ये उपचार छल का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जहां पर मुख्य अर्थ भिन्न भिन्न हो और वहां किसी दूसरे अर्थ की कल्पना कर लें, तो वो तो पहुंचेगा हमारा वाक्छल में। और जहां पर मुख्य अर्थ एक ही है और औपचारिक अर्थ अनेक प्रकार के हो सकते हैं वहां पर, और वहां औपचारिक अर्थ में किसी ने प्रयोग किया है और उसको बदल करके बोलना, ये कहलाएगा फिर उपचार छल। यानी उपचार विषय वहां होना चाहिए, बस ये सीधी सी बात है। वहां उपचार नहीं है बिल्कुल भी, वहां उपचार है ही नहीं। वक्ता ने, प्रथम वक्ता ने भी अभिधा में प्रयोग किया और द्वितीय छलवादी ने भी अभिधा में ही प्रयोग किया है। वहां उपचार नाम की कोई चीज नहीं है वहां पर, लेश मात्र भी। ये मूल अंतर समझ में आया पूजा? ये उपचार नहीं कर सकता, शुरू से बैठे नहीं थे ना इसमें, तो आपने बताया औपचारिक रूप से आया समझ में? औपचारिक हमारे परिवार में कोई आता है ना, हाँ। और हम जब उसका सम्मान करते हैं, कुछ करते हैं, अरे आप ये ऐसी औपचारिकता क्यों कर रहे हैं? तो क्या अर्थ हुआ वहाँ? इसलिए कोई सामान्य व्यवहार क्या नहीं, क्या अर्थ हुआ वहाँ? वहाँ ये अर्थ हुआ कि आप मुझे अपने से गैर मान रहे हैं, मुख्य हम मुख्य हैं आपके लिए, इस अर्थ में नहीं ले रहे। क्यों? कि यदि आपका कोई मुख्य व्यक्ति आपका परिवार का होगा तो आप करेंगे सम्मान ऐसे? नहीं करेंगे। और आप मेरा कर रहे हैं, आप मेरा सम्मान कर रहे हैं, तो आप अपने मुझे मुख्य नहीं मान रहे। और मुख्य नहीं मान रहे तो कौन मान रहे हैं? फिर उपचार मान रहे हैं ना। तो ये जो व्यवहार हो रहे हैं सारे औपचारिक, उपचार मान करके होने वाले व्यवहार, तो वहां भी ऐसा प्रयोग करते हैं। तो ये है उपचार, यानी मुख्यता से परिवार में जो हम मुख्य बन सकते थे उससे हमें आपने हटा दिया, हो गया नीतार्थ। तो ये छल के बाद अब आज इसको समाप्त करते हैं अध्याय को। अब आगे जो क्रम चल रहा है हमारा लक्षणों का, उसमें प्रमाण प्रमेय से लेते लेते और अंत में अब 2 रह गए, जाति और निग्रह स्थान। तो क्रम आ रहा है अब जाति का, छल के बाद छल, जाति, निग्रह स्थान, यही तो है 3 सूत्र में अंत में। तो अतः ऊर्ध्वम, अब उसके बाद
तो सूत्र बोलेंगे साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति ही। प्रत्यवस्थान किसे कहते हैं? खंडन। और खंडन यहाँ दो प्रकार से द्विवचन आ रहा है। तृतीया का द्विवचन है, साधर्म्य के द्वारा अथवा वैधर्म्य के द्वारा। तो दोनों कैसे घटेंगे ये? यदि वक्ता ने अपना उदाहरण से पहले क्या देना होता है? हेतु। यदि वक्ता ने अपना हेतु साधर्म्य से दिया है, क्या है हेतु का सूत्र? उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। लक्षण दे रहे हैं हेतु का और सूत्र में उदाहरण शब्द पहले आ गया। ये उदाहरण जुड़ा हुआ है इससे। हेतु देते समय वक्ता को ये पहले सोच लेना होता है कि मैं उदाहरण कैसा लाऊंगा। उदाहरण दिमाग में रखते ही साधर्म से लाऊंगा या वैधर्म से लाऊंगा। तो ये दृष्टि में रखते हुए, क्योंकि उसको व्याप्ति दिखानी होगी और व्याप्ति तभी दिखाई जाएगी जब निश्चय हो जाए कि ये हेतु साधर्म से है या वैधर्म से है। अगर ये निश्चय नहीं है तो व्याप्ति बनेगी नहीं। तो इस तरह से यदि वक्ता ने, वादी ने अपना हेतु उदाहरण के साधर्म से दिया है तो जाति का प्रयोग करने वाला वैधर्म से करेगा जाति का प्रयोग या साधर्म से करेगा? वैधर्म से करेगा। और यदि वक्ता ने वैधर्म से अपना हेतु प्रस्तुत किया है तो उस अवस्था में जाति का प्रयोग करने वाला साधर्म से प्रयोग करेगा। उससे उल्टा चलेगा ना, तभी तो उल्टा चलेगा तो पाएगा जाति, तब उसका खंडन करेगा वो। तो पहले जाति का अर्थ करते हैं ये अपनी व्याख्या में, भाष्य में, कि जाति शब्द कैसे बनेगा? वैसे जन धातु है ना, तो जन धातु से तिन प्रत्यय करेंगे जाति। जन धातु से तिन प्रत्यय, तो क्या हो गया ये? जति और ना का अब करते रहना व्याकरण की व्युत्पत्ति। तो यहां पर अर्थ कीजिए पहले, उसको बाद में सोचना कि प्रयुक्ते ही हेतु। जाति का अर्थ हो गया उत्पत्ति, क्योंकि जनी प्रादुर्भाव से बनाएंगे हम, तो अर्थ क्या हो गया? उत्पत्ति। अब यहां उत्पत्ति कैसी है, क्या है? तो कहा कि प्रयुक्ते ही हेतु, हेतु का प्रयोग करने पर। अब हेतु का प्रयोग कर दिया वादी ने, और हेतु का प्रयोग करने के पश्चात सती सप्तमी है ये, प्रयुक्ते ही हेतु, हेतु का प्रयोग करने पर, इन हेतु प्रयुक्त होने पर यह प्रसंग जायते। जो प्रसंग यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, कौन कर रहा है? जातिवादी। जातिवादी एक प्रसंग को उत्पन्न कर रहा है। वो प्रसंग उसने किया है, यदि वक्ता ने हेतु साधर्म से दिया है तो वैधर्म से प्रसंग उत्पन्न करेगा वो, और यदि वैधर्म से वक्ता ने, वादी ने अपना हेतु दिया है तो साधर्म से प्रसंग उत्पन्न करेगा। तो जो प्रसंग वहां उत्पन्न हो रहा है उस प्रसंग का नाम है जाति। स जाति ही, ये स कौन है? प्रसंग। उस प्रसंग का नाम है जाति। यहाँ जाति का अर्थ वो नहीं है जो हम लोक में लेते हैं कि मनुष्य जाति, पशु जाति, इस तरह की जाति, ये तात्पर्य नहीं है। ये जो जाति है इसकी भी व्याख्या आती है, और यहाँ इसकी व्याख्या आएगी समान प्रसवात्मिका जाति। ये सूत्र है, समान प्रसवात्मिका जाति। ये इस जाति की व्याख्या है कि मनुष्यत्व, पशुत्व आदि जो बोलते हैं, जहाँ समान प्रसव का स्वरूप होता है। एक आकृति बनना जाति, ये भी सूत्र नहीं, वो सूत्र है आकृति जाति लिंगाख्या। ये इसके ऊपर का सूत्र है कि आकृति किसे कहते हैं। तो जाति लिंगाख्या, जाति है जिसका लिंग, जाति से जिसकी पहचान होती है, तो वो तो आकृति हो गई, क्योंकि आकृति को देख करके ही तो हम जाति को पहचानते हैं। और समान प्रसवात्मिका जाति है। लेकिन ये जाति दूसरी है कि प्रयुक्ते ही हेतु यह प्रसंगो जायते स जाति। ये जाति घटेगी आपकी केवल इन कथाओं में, वाद, जल्प, वितंडा। वाद में होता है जाति का प्रयोग? नहीं, बाद में नहीं होता। क्यों? ये तो
छल में होगा ना, जो नहीं बाद में भी होगा, बाद में भी होगा, लेकिन बाद में बता दिया जाएगा और मान लेगा। बाद में तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन वहां बताने पर स्वीकार भी करते हैं आपने जाति का प्रयोग किया और अपनी गलती को मान करके उसको बदल देते हैं। तो वहां कुछ नहीं है सर। और जल्प में करेंगे तो वहां पर जल्प में जीत हार के लिए वहां इस तरह से होगा। तो प्रयुक्ते ही हेतु यह प्रसंगो जायते स जाति ही। अब प्रसंग कहाँ हो सकता है? दो स्थानों पर कि सच प्रसंग साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम, साधर्म्य से और वैधर्म्य से प्रत्यवस्थानम, प्रत्यवस्थान को ही खोला आगे उपालंभ, उपालंभ को फिर खोल दिया आगे प्रतिषेध। ये सब एक ही अर्थ है इनके, यानी खंडन करना, प्रतिषेध करना, उलाहना देना, दूसरे की बात को गलत बताना, ये सब अर्थ से निकलते हैं। अब यहां पर जो सूत्र पीछे आया था हेतु देने वाला, हेतु का लक्षण करने वाला, तो वही दे दिया है कि उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु है। इसको सूत्र को देते हुए बता रहे हैं कि इति अस्य उदाहरण वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानम, कि यदि उदाहरण के साधर्म्य से साध्य को सिद्ध करने वाला हेतु वादी ने प्रस्तुत किया है, तो इति अस्य वहां पर प्रस्तुत किए हुए हेतु का, या उदाहरण में भी हेतु होता है, उदाहरण में हेतु होता है कि नहीं? उदाहरण में भी तो हेतु होता है। उदाहरण में साधन धर्म और साध्य धर्म दोनों होते हैं। देखो प्रतिज्ञा में केवल के आगे साध्य धर्म, हेतु में केवल साधन धर्म, और उदाहरण में दोनों, उसमें दोनों होते हैं। हाँ, क्योंकि उदाहरण तो एक परिपूर्ण प्रक्रिया हो गई ना, और परिपूर्ण प्रक्रिया इसलिए है कि उदाहरण ही निश्चय कराएगा हमें। तो उदाहरण में साधन धर्म यानी हेतु आ चुका है। अब वहां पर उदाहरण वैधर्म्येण इति अस्य उदाहरण वैधर्म्येण, वहां पर जातिवादी उदाहरण के वैधर्म्य से वो ऐसा दूसरा उदाहरण लाएगा जो वैधर्म्य से होगा। प्रतिज्ञा में जो धर्म दिखाया जा रहा है वो जहां नहीं दिखाई देगा वो ऐसा सिद्ध करेगा वहां पर। नहीं, हेतु में जो साधन धर्म दिखाएंगे यहां पर भिन्न धर्म ला करके और प्रतिज्ञा में साध्य धर्म का खंडन करेंगे। तो उदाहरण वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानम। अब इसको बदल दीजिए आप, या पहले इसके उदाहरण को देख लें। जैसे शब्द को ही ले लें, शब्द में कहा गया कि शब्द अनित्य, अनित्य शब्द, क्या दिया उदाहरण? उसका हेतु हाँ उत्पत्ति वाला होने से, ठीक है, उत्पत्ति धर्मकत्वात्, अनित्य शब्द उत्पत्ति धर्मकत्वात्, यह हेतु आ गया। अब ये हेतु जो दिया है वादी ने, तो उसने क्या निश्चय किया हुआ है पहले कि मैं उदाहरण साधर्म्य से लाऊंगा, तो हेतु उसी रूप में उसने प्रस्तुत किया। अब यहाँ पर व्युत्पत्ति, इसकी व्याप्ति क्या दिखाएगा? वो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है। अब यहाँ उदाहरण जो दिखाएगा वो साधर्म्य से ही तो दिखाएगा। उदाहरण क्या दे दिया उसने? घट, घट के समान। तो घट के समान जब उदाहरण दिया, अब यहाँ जातिवादी व्यक्ति को अवसर वो ढूंढ रहा है अपना कि कैसे मैं जाति का प्रयोग करूं, क्योंकि उसको उसकी बात का खंडन करना है, उसे शब्द को नित्य सिद्ध करना है, अर्थात उसकी अनित्यता जो बता रहा है उसका खंडन करना है। अब उसने क्या कहा? क्योंकि यहाँ पर साधर्म्य से जब उदाहरण दिया गया तो वह उदाहरण लाएगा वैधर्म्य का, और वैधर्म्य का उदाहरण लाने से पहले वो क्या देखेगा इसमें कि अच्छा आप कह रहे हैं कि शब्द घट के समान अनित्य है, ठीक है, लेकिन घट का तो हम स्पर्श भी कर लेते हैं, घट का स्पर्श करते हैं, और स्पर्श करने के कारण से घट जब अनित्य है ऐसा आपने कहा, तो स्पर्श धर्म तो शब्द में है नहीं, शब्द का तो स्पर्श होता नहीं, या होता है? शब्द का स्पर्श होता नहीं। जब शब्द का स्पर्श नहीं होता
तो घट के समान तो रहा नहीं शब्द, घट के समान नहीं रहा तो फिर अनित्य भी नहीं रहा, नित्य हो गया। अनित्य नहीं रहा का अर्थ क्या है? नित्य हो गया। तो इस तरह से उसने विरोधी दृष्टांत धर्म को उभार करके, अर्थात जो धर्म वादी नहीं ले रहा है, वादी ने धर्म लिया था उत्पत्ति मान होना, और इस धर्म को स्वीकार्य भी कर रहा है, इस धर्म को स्वीकार्य भी कर रहा है जो जातिवादी है, लेकिन इसने उत्पत्ति धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म उभार लिया। तो प्रयुक्ते ही हेतु यह प्रसंगो जायते, सजाति यहाँ घट गया अभी कि उसने एक नया प्रसंग उभार लिया, एक नया धर्म उसका ले लिया, स्पर्श वाला होना, और उसका शब्द में दिखा रहा है वो अभाव। और एक अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे हम कहें कि अनित्य शब्द अमूर्तत्वात् बन जाएगा नहीं? शब्द अनित्य है अमूर्त होने से। अमूर्त किसे कहते हैं? हाँ, जो मूर्त नहीं है। और मूर्त किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जिसका हम स्पर्श कर सकें, जिसको छू सकें, जिसको देख सकें। छू सकेंगे तो देख भी सकेंगे। यद्यपि वायु में नहीं घटता है ऐसा छूना और देखना, लेकिन वायु में छूना वैसा नहीं होता है। वायु तो हमें छूती है, हमारे शरीर से जब वायु लगती है तो स्पर्श का अनुभव होता है, लेकिन हम छुए वायु को हाथ से ऐसे कहीं लग रही है। तो जिसको हम स्वयं छू सकें और देख सकें उसे कहेंगे मूर्त पदार्थ। तो शब्द कैसा है? ये अमूर्त है। तो हमने कहा कि अनित्य है शब्द अमूर्तत्वात्। अब यहाँ व्याप्ति क्या बनेगी? अनित्य होता है। अब क्या लाएंगे उदाहरण? जो अमूर्त होता है वह अनित्य होता है। तो क्या उदाहरण बन सकता है? अमूर्त कोई ऐसा उदाहरण लाइए कि जो अनित्य हो और अमूर्त भी हो। घड़ा तो मूर्त है, नहीं शब्द को तो ले ही रहे हैं। शब्द है अनित्य है, वहां तो ले ही लिया है। शब्द को दोबारा कैसे बोलेंगे? हाँ, बुद्धि को ले सकते हैं। बुद्धि अमूर्त भी है और अनित्य भी है। हाँ, बुद्धि जो है ये अमूर्त है, ये मूर्त कहाँ है? और अनित्य भी है। ठीक है ना? अब यहाँ पर अमूर्त धर्म जो लिया उसने, अब यहाँ पर यदि हम प्रत्युदाहरण लाएं, यानी ऐसा उदाहरण लाएं जो अमूर्त भी हो और नित्य भी हो, ठीक है ना? तो ये छल कहलाएगा नहीं? अब क्योंकि यहाँ पर साधर्म से जो उदाहरण दिया गया था बुद्धि का, और यहाँ जातिवादी जाति का प्रयोग करने वाला एक ऐसा उदाहरण लाएगा वैधर्म से। वैधर्म के तात्पर्य यहाँ पर जो नित्यता लिए हुए है, अमूर्त तत्व तो हो उसमें, लेकिन अनित्यता न हो, नित्यता हो। तो वो क्या कहेगा? अच्छा, आपने कहा कि बुद्धि के समान शब्द है, बुद्धि अमूर्त है, तो अमूर्त तो आत्मा भी है। आत्मा अमूर्त है कि नहीं है? और आत्मा अमूर्त है लेकिन वह नित्य है, तो आत्मा के समान शब्द भी नित्य होना चाहिए। हो जाएगा नहीं ऐसा? तो इस तरह से अनेक प्रकार से जातियां उभरती हैं, और सबसे अधिक भेद इस न्याय शास्त्र में किसके हैं? जाति के। कितने हैं? जाति क्या ये प्रक्रिया विशेष है? बता दो दिया कि प्रयुक्ते ही हेतु यह प्रसंग हो जायते सजाति। हेतु जो हम प्रयोग किया और खंडन करने वाले ने जो नया प्रसंग छेड़ दिया है वो हो जाती है। ये दिमाग में रखो। आपने जो प्रसंग बात रखी अपनी शैली से रखी, हम उसको भिन्न चीज उठा दिया उसी में से, तो वो जो भिन्न प्रसंग हो गया वो जाति हो जाती है। प्रसंग को बदलना है। प्रसंग बदलने के दो तरीके बताए इन्होंने, या तो साधर्म से या वैधर्म से। आपने जो कहा होगा उसके विपरीत हम करेंगे, जब बदलेगा प्रसंग। और जाति इसलिए कहा कि प्रसंग वहां उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न किया है, जातिवादी ने उत्पन्न किया है प्रसंग, इसलिए वो जाति है। ऐसे ही आगे कहा कि उदाहरण वैधर्म्यात्,
साध्य साधनम हेतु। सूत्र ऐसा नहीं है। सूत्र कैसा है? नहीं, वैधर्म्य से जब हेतु देंगे तो उसका सूत्र क्या है? हाँ, तथा वैधर्म्य। तो तथा वैधर्म्यात् को यहाँ पूरा कर दिया है उन्होंने। वो तथा की जगह पूरा सूत्र रख दिया कि उदाहरण वैधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। तो ऐसा यदि वादी ने प्रस्तुत किया है अपना उदाहरण और हेतु, तो इति अस्य उदाहरण साधर्म्येण, यहाँ सा लिख दीजिए इसको वही की जगह, दोनों जगह वैधर्म्य हो गया है। ऊपर तो वैधर्म्य रहेगा, यहाँ साधर्म्य हो जाएगा। दूसरे वाले में उदाहरण वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानाम, उदाहरण वैधर्म्य साधर्म्येण हो जाएगा। यहाँ पर वै की जगह सा कर लीजिए। तो यहाँ पर फिर साधर्म्य से प्रत्यवस्थान होगा। अगर उसने वैधर्म्य से प्रस्तुति दी है अपनी तो वैधर्म्य से प्रस्तुति कैसे करेंगे कि शब्दः अनित्यः, शब्दः अनित्यः उत्पत्ति धर्मकत्वात्। अब यहाँ उत्पत्ति धर्मकत्वात् हेतु देते समय वादी के मस्तिष्क में जो व्याप्ति आ रही है वो वैधर्म्य से, क्योंकि उदाहरण भी वैधर्म्य से लाएगा वो। तो वैधर्म्य से उदाहरण लाने से पहले आप व्याप्ति बनाएं। पहले वैधर्म्य से क्या बनेगी? जो उत्पत्ति वाला है वाह। ये वैधर्म्य से कहाँ होगा? नहीं है, जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है वाह ये अनित्य नहीं है। और इसको सरल कर दीजिए कि जो अनुत्पत्ति धर्मा है वह नित्य है। छोटा वाक्य हो गया। जो अनुत्पत्ति धर्मा है वह नित्य है। जैसे आत्मा। आत्मा ऐसा ही तो है। तो आत्मा जो उदाहरण है ये शब्द के समान है या विपरीत है? वैधर्म्य से हो गया ना ये, क्योंकि शब्द है अनित्य, आत्मा है नित्य, तो ये वैधर्म्य से हो गया। अब वैधर्म्य से हुआ है, अब यहाँ पर जातिवादी क्या करेगा? जातिवादी यहाँ पर आत्मा में देखेगा कि इसने आत्मा उदाहरण दिया है, उससे कहेगा आपने आत्मा उदाहरण दिया। और अब वो आत्मा में अमूर्त तत्व ला सकता है कि आत्मा तो अमूर्त है और आपका शब्द भी अमूर्त है। तो अमूर्त होने से अब ये व्याप्ति क्या दिखाएगा अपनी? क्या मान रहा है कि जो जो अमूर्त होता है वह नित्य होता है आत्मा को देखते हुए। और शब्द भी आपका अमूर्त है, इसलिए आप आत्मा के समान मानते हो तो कहेगा आत्मा तो जो है नित्य है, इसीलिए शब्द भी नित्य है। साधारण से दिखा दें। तो इस तरह से जो है अनेक प्रकार से जातियां निकलती हैं। और इसीलिए अंत में कहा कि प्रत्यनीक भावात जायमानः अर्थः जाति। और जाति खोल दिया है अंत में आकर के कि प्रत्यनीक भावात, विरोधी भाव से, विरोध दिखाना है बस। विरोधी भाव से जो जायमान अर्थ है, उत्पन्न होने वाला अर्थ जो साधर्म से वैधर्म से उभारा गया है, बस वही जाति है। और बाकी तो यहाँ पर केवल ये लक्षण मात्र किया है। और ये लक्षण 24 प्रकार की सभी जातियों में घट जाएगा। अब उसमें कुछ जातियां साधर्म से हैं और कुछ वैधर्म से हैं। ये आएंगे आपकी 5वें अध्याय के अंत में। जो पहला अन्यक है उसमें जाति और दूसरे अन्यक में निग्रह स्थान आएंगे। अब आगे निग्रह स्थान का लक्षण दिया। सूत्र बोलेंगे विप्रतिपत्ति ही अप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थानम। यहाँ क्या है? विप्रतिपत्ति, विरोधी ज्ञान। विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति, विरोधी ज्ञान। विप्रतिपत्ति तो हो गया विरोधी ज्ञान, विपरीत ज्ञान। और अप्रतिपत्ति ज्ञान ही न होना, समझ ही न पाना। और दोनों ही अवस्थाओं में हम जब वार्तालाप कर रहे हैं कहीं पर और विप्रतिपत्ति की स्थिति में आ रहे हैं, या ये जल्प में घटेगा, ये ध्यान रखना। वैसे वाद में भी हो जाएगा ये, लेकिन वाद में तो निग्रह स्थान होता ही नहीं। निग्रह स्थान तो केवल जल्प में ही होता है।
तो जल्प में यहाँ विप्रतिपत्ति या अप्रतिपत्ति स्थिति हमारी बन गई कि हम विपरीत समझ रहे हैं या समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो निग्रह स्थान में आ जाएंगे। सामने वाले ने कहा और हम नहीं समझ पाए, हाँ। दोबारा कह देगा नहीं समझ पाए, तो निग्रह स्थान में जाएगा। निग्रह स्थान में। तो विपरीता वा कुत्सिता वा प्रतिपत्ति ही विप्रतिपत्ति ही। विपरीत अर्थात उल्टी। अच्छा जी, हमने कुछ और समझ लिया, कोई नहीं समझ पाया, आपने ऐसा बात, वो अलग निग्रह स्थान है। तो फिर निग्रह थोड़ी आएगा। सभा में कोई भी नहीं समझ पाया, निर्णय जो न्यायाधीश हैं वो भी नहीं समझ पाए, और उससे कहा गया बोलने वाले से कि आप दोबारा बोल दीजिए, हम लोग समझ नहीं पाए हैं। दोबारा बोला, फिर भी नहीं समझ पाया कोई भी श्रोताओं में से और न्यायाधीशों में से भी, और प्रतिवादी भी नहीं समझ पाया। फिर उससे कहा न्यायाधीशों ने, आप दोबारा बोलिए आप, और तब भी कोई नहीं समझ पाया। तो वो 3 बार कहने पर भी न समझा पाए किसी को, तो वो निग्रह स्थान में आ गया। अच्छा, अब उसने प्रथम बार बोला, प्रतिवादी नहीं समझ पाया, न्यायाधीश समझ गए, श्रोता भी समझ गए। तो प्रतिवादी ने कहा दोबारा और बोलिए आप, मैं समझ नहीं पाया। दोबारा बोल दिया उसने, अब भी नहीं समझ पाया वो, अन्य सब समझ रहे हैं। प्रतिवादी ने कहा कि तिबारा बोलिए आप, तिबारा बोल दिया उसने, वो अब भी नहीं समझ पाया, अन्य सब समझ रहे हैं। अब न्यायाधीश उससे कहेंगे अब तू हार गया, क्योंकि तेरी बुद्धि नहीं समझने लायक। वहां उसको कहा गया तेरी बुद्धि नहीं है, तेरी अभिव्यक्ति ही ऐसी नहीं है, योग्यता ही नहीं है जो समझा पाए दूसरे के लिए, भाषा का चयन ही ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है, वहां उसकी कमी थी। तो वो भी इसी में आ जाएंगे सारे। तो यहाँ विपरीत विरुद्ध समझ लेना, कुत्सित वा है, या बिल्कुल ही उलट करके ऐसे गलत सलत समझ लेना, ये सब प्रतिपत्ति कहलाती है विप्रतिपत्ति ही। विप्रतिपद्यमानः पराजयम प्राप्नोति। जो व्यक्ति विप्रतिपत्ति से युक्त हो रहा है वो पराजय को प्राप्त होता है। कहाँ? जल्प में। और निग्रह स्थानम खलु पराजय प्राप्ति ही। निग्रह स्थान किसे कहते हैं? पराजय की प्राप्ति। क्योंकि निग्रह माने निश्चित रूप से पकड़ने का स्थान, वो निग्रह स्थान। और अप्रतिपत्ति क्या है? उसकी व्याख्या की अप्रतिपत्तिस्तु आरंभ विषय अपि अप्रारंभः, कि जब आरंभ का विषय आ गया, हमारे बोलने का अवसर आ गया है, हमारा नंबर, खेल में नंबर आता है ना, हाँ। शतरंज खेलते हैं या अन्य कोई खेल खेलते हैं कि किसकी बारी है कि आपकी बारी है, तो हमारी बारी आ गई बोलने की, आरंभ विषय आ गया, और हम क्या हैं? मूक, अवाक, बोल नहीं पा रहे। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? समझ नहीं पाए सामने वाले ने कहा क्या उत्तर दें। तो क्या हो गया? ये अप्रतिपत्ति, हम समझ ही नहीं पाए, तो अवसर तो निकल जाएगा हमारा, हम हो जाएंगे निग्रह स्थान में आ गए हैं। और दूसरा अर्थ किया इसका कि परेण स्थापितम वा न प्रतिषेधति, अर्थात दूसरे ने स्थापित अपना विषय किया और हम उसका खंडन नहीं कर पा रहे, अथवा प्रतिषेधम वा न उद्धरति, दूसरे ने हमारे कथन पर आक्षेप उठाया है और हम उसका उद्धार नहीं कर पा रहे, उसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं। हमने अपना रख दिया। दो बातें हो गई ना, कि सामने वाले ने विषय स्थापित कर दिया, हम उसका खंड नहीं कर पाए, अथवा हमने जो विषय रखा है उस पर उसने आक्षेप उठाया है और उस आक्षेप से अपने को हम उबार नहीं पाए, उसका उद्धार नहीं कर पाए। तो इस तरह से ये विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति। और यहाँ आगे कहा कि असमासाच्य न एते एव निग्रह स्थान, यहाँ समास नहीं किया है दोनों का, द्वंद्व समास नहीं किया है। नहीं, सूत्र क्या बनेगा? विप्रतिपत्त्य प्रतिपत्ति द्विवचन निग्रह स्थानम, ऐसे नहीं है, दोनों शब्द अलग अलग हैं स्वतंत्र रूप में। तो असमासाच्य न एते एव निग्रह स्थाने, समास नहीं किया है, ऐसे ये भी एक अर्थ निकल रहा है कि केवल ये 2 ही निग्रह स्थान नहीं है, क्योंकि निग्रह स्थान तो 22 आएंगे, जाति 24 आएंगी, तो इसलिए और भी हैं। अब अंत में अंतिम सूत्र, यहाँ पहले शंका उठा रहे हैं ये कि किम पुनर् दृष्टान्तवत् जाति निग्रह स्थानयोः अभेदः अथ सिद्धांतवत् भेदः। दृष्टांत पीछे आया था, दृष्टांत का सूत्र, और दृष्टांत के समान दृष्टांत का कोई भी भेद नहीं किया गया था। कहाँ? सिद्धांतवत, दृष्टांतवत, हाँ।
तो दृष्टांत पीछे आया था और वहां पर उसका कोई भेद नहीं है। तो क्या दृष्टांत के समान जाति और निग्रह स्थान का भी अभेद नहीं है क्या? वो ज्ञान अभेद है, अर्थात भेद नहीं है क्या इनमें? भेद न होना ही तो अभेद हुआ। यानी एक ही प्रकार के हैं ये। अथवा सिद्धांतवत भेद। सिद्धांत कितने प्रकार का था? सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण, अभ्युपगम, 4 प्रकार का। तो क्या उसके समान भेद है? ये शंका क्यों उठ रही है कि कभी कभी ऐसा करते हैं कि लक्षण पहले कर देते हैं और उसका विभाग आगे बताते हैं, और कभी कभी विभाग पहले कर देते हैं उद्देश्य के बाद और फिर लक्षण करते हैं। अब यहाँ क्योंकि लक्षण ये आ रहा है दोनों का, जाति का लक्षण हो गया, निग्रह स्थान का लक्षण हो गया, लेकिन अब ये शंका उठ रही है क्योंकि विभाग तो यहाँ है नहीं, तो क्या इनका विभाग है या नहीं है? अर्थात ये दृष्टांत के समान बिना विभाग वाले हैं, अभेद है, या जैसे सिद्धांत में आपने बाद में भेद किया था, विभाग किया था, क्या उस प्रकार से है? तो आगे उत्तर दिया, सूत्र बोलेंगे, तद विकल्पात जाति निग्रह स्थान बहुत्वम। तद विकल्पात, इनके विकल्प से, विकल्प है इनका, और विकल्प होने के कारण से जाति और निग्रह स्थान का बहुत्व है, ये बहुत हैं। तस्य साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानस्य विकल्पात। साधर्म्य और वैधर्म्य से जाति का प्रत्यवस्थान जो पीछे बताया गया था, तो उसके भी कई प्रकार के विकल्प हैं, इसलिए जाति का बहुत्व है, 24 प्रकार की जातियां आएंगी। और अब निग्रह स्थान का लिया, तयोश्च, द्विवचन इसलिए है कि विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति 2 शब्द बोले गए थे कि तयोश्च विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्त्यो हो विकल्पात निग्रह स्थान बहुत्वम। इनके भी कई विकल्प हैं, और विकल्प का अर्थ किया नाना कल्पो विकल्पः, भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पना करना, ये विकल्प हो गया। और विविधो वा कल्पो विकल्पः, या विविध प्रकार से है, एक ये भी प्रकार, एक ये भी प्रकार। देखो नाना कल्प में तो हम कोई कल्पना वैसी नहीं होती, वास्तविक जो अर्थ हैं भिन्न भिन्न शब्द के उनको ले लेते हैं, और विविध में जो है एक प्रकार भेद होता है, थोड़ा प्रक्रिया का भेद रहता है, तो उसमें कल्पना करके उससे भी विकल्प शब्द बन जाएगा। अब इसमें यहाँ पर विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति इसमें बांट दिया है। जैसे 22 निग्रह स्थान है, तो 22 निग्रह स्थानों में 6 निग्रह स्थान ऐसे हैं जो अप्रतिपत्ति के हैं। अब कितने बचे? क्या बात है 22 में 6 नहीं घटा मिल रहे तो 16 बचे, 16 हो गए विप्रतिपत्ति के। वक्ता के शब्दों के साथ साथ बुद्धि को चलाया करो। होता क्या है कि मैं बोल रहा हूं, आपका दिमाग कहीं और है, आप कुछ और सोच रहे हैं, तो उत्तर नहीं बनेगा तुरंत, और मेरे साथ साथ चलेंगे तुरंत उत्तर बन जाएगा। तो यहां जो गिनाए हैं इन्होंने 6 अप्रतिपत्ति वाले, वो गिना दिए हैं, शेष नहीं गिनाए। क्यों भाई? शेष बच गए अपने आप ही, उनका अपना हिसाब लगा लो, एक को गिना दिया। हाँ, कि तत्र अननुभाषणम, जो सूत्र आएगा, पहला सूत्र दूसरे आने का 5वें अध्याय में, तो वहां पर ये अंत के हिस्से में है लगभग प्रकरण। ये प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रतिज्ञा हानि ही, प्रतिज्ञांतरम, प्रतिज्ञा विरोध, प्रतिज्ञा संन्यास, हेत्वंतरम, अर्थांतरम, निरर्थकम, अपार्थकम, अप्राप्त कालम, ये सब ऐसे सूत्र आता ना, काफी लंबा सूत्र है। तो उसमें अननुभाषणम अर्थात किसी ने कुछ बोल दिया और हमारा अवसर आया, तो भाषण और अनुभाषण, भाषण पहले बोलना, अनुभाषण बाद में बोलना, यानी हमारा नंबर आया बाद में और हम क्या कर रहे हैं? अब अननुभाषण बोल ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? अप्रतिपत्ति, समझे ही नहीं उसकी बात को, क्या उत्तर दें? होता नहीं ऐसा? जैसे मैंने कहा था अभी कितने बचे, आप सब चुप
तो अननुभाषणम, हाँ, ना बोल पाना, ये निग्रह स्थान हो गया। और दूसरा है अज्ञानम, जान ही नहीं पाए, जान नहीं पाए। देखो अननुभाषण में ये है कि कुछ कुछ समझे तो हैं, लेकिन हम उसकी हम उसका उत्तर दें कैसे, हमारे पास शब्द नहीं उचित उठ पा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को ढंग से कह नहीं पाते हैं, और क्या कहते हैं कि देखो मैं समझ तो रहा हूँ सब कुछ, लेकिन बता नहीं पा रहा हूँ मैं। और अज्ञानम में बिल्कुल ही अज्ञान है, समझ नहीं पा रहा। ऐसे ही अप्रतिभा, प्रतिभा की कमी होना, तो ये भी एक अप्रतिपत्ति ही है। और विक्षेप, विक्षेप क्या है, एक तरह से कि हमारा नंबर आया बोलने का, अब हम समझ तो पाए नहीं ढंग से, तो अपने को बचाने के लिए करे वो मुझे थोड़ा बाजार जाना है, मुझे अन्य कोई कार्य करना है, मुझे उपासना का समय आ गया, मैं संध्या का समय हो गया मेरा। तो ये क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एक्सक्यूज, बहाने बनाना। तो ये क्या है, विक्षेप। और मतानुज्ञा, मतानुज्ञा में क्या होता है, जैसे किसी ने कहा न्यायाधीश के सामने जो है गवाही चल रही है, और वहां पर एक ने कहा कि भाई ये चोर है, इसने मेरी चोरी की। तो जिससे कहा गया कि इसने मेरी चोरी की है, तो उसने क्या कहा, इसने भी तो मेरी चोरी की थी, इसने भी तो मेरी, क्या अर्थ हुआ इसका, अपनी चोरी स्वीकार कर ली कि नहीं, मैंने इसकी चोरी की स्वीकार हो गया इसमें, नहीं, इसने मेरी की है नहीं की, साध्य कोटि में अभी, लेकिन वो तो चोर बन गया, वो चोर बन गया। अब जैसे यहाँ घटाएंगे हम कि हम किसी से कहें कि आपने जाति का प्रयोग किया है ये, और वो दूसरा बोल पड़ा कि आपने भी तो किया था, आपने भी किया था। देखो ज्ञा माने जानना, अनुज्ञा बाद में, और मतानुज्ञा दूसरे के मत, दूसरे का जो मत था कि इसने मेरी इसने जाति का प्रयोग किया है, ये हमने स्वीकार कर लिया दूसरे पर आरोप लगाते ही कि इसने भी तो जाति का प्रयोग किया था, तो ये भी मतानुज्ञा, ये अप्रतिपत्ति ही है, क्योंकि यहाँ पर हम ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं बात के लिए। मतानुज्ञा के हिंदी में एक शब्द में क्या अर्थ होगा? नहीं, मतानुज्ञा का मैं गलत बोल गया शायद, मतानुज्ञा का ये अर्थ नहीं होगा, ये इसका है जो मैं बोला मैंने, परिअनुयोज्योपेक्षणम। हाँ, पहले इसको समझ लीजिए आप, परिअनुयोज्योपेक्षणम के दूसरे ने कहीं पर जाति का या किसी अन्य गलत साधन का प्रयोग किया, और जिस समय हमें उसको बताना चाहिए था उस समय तो बताया नहीं, और हम भी अब गलत प्रयोग कर बैठे, अब दूसरे ने हमारा प्रयोग पकड़ लिया, तो हमने क्या कहा कि इसने भी तो ऐसा किया था। तो परिअनुयोज्योपेक्षणम, जब उस पर हमें अभियोग लगाना था तब तो लगाया नहीं, और उसने लगाया है तो हम लगा रहे हैं उस पर, तो ये है। और मतानुज्ञा का तात्पर्य है कि दूसरे की बात को स्वीकार कर लेना, मान लेना। तो मान लेना तो इसका अर्थ है हम उसका खंडन कर ही नहीं पाए, हम उसका खंडन कर ही नहीं पाए, जैसा उसने कहा वैसा मान लिया हमने, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं ढंग से, तो ये भी तो हमारा निग्रह स्थान ही हो गया। तो इस तरह से ये जो 6 हैं, ये अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा और पर्यनुयोज्योपेक्षण इति अप्रतिपत्ति ही, ये सारे अप्रतिपत्ति हैं, निग्रह स्थान कहलाते हैं ये। और शेषस्तु विप्रतिपत्ति ही, जो 16 प्रकार के हैं अंत में वो सब विप्रतिपत्ति में आएंगे। वो विरुद्ध विकल्प, नाना प्रकार के कल्पनाएं, ये सब उसमें आएंगे। उसमें बोला जाता है, उसमें चुप नहीं रहने की बात नहीं, इसमें प्राय करके बहुत से चुप वाले आएंगे। देखो अननुभाषण में चुप रहना हो गया, अज्ञान में भी चुप रहना हो गया, अप्रतिभा में भी ऐसा हो गया, और विक्षेप में हमने बहाना बनाया है, मतानुज्ञा में हमने स्वीकार कर ही लिया, परिअनुयोज्योपेक्षण में हम अभियोग लगा ही नहीं पाए जब अवसर आया था उसका, ये सब न बोलने में आ रहा है ना सारा। और विप्रतिपत्ति में बोलेंगे लेकिन विरुद्ध हो जाएगा सारा, सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, वहां बोलेंगे तो लेकिन उलट पुलट हो जाएगा। अंत में कहा इमे प्रमाणादयः पदार्था, ये जो प्रमाण आदि पदार्थ हैं, प्रमाण से लेकर के कहां तक, निग्रह स्थान तक, प्रथम सूत्र के सारे विषय, ये उद्दिष्टा, इनका उद्देश्य नाम निर्देश पूर्वक कथन हो गया। नाम निर्देश पूर्वक कथन को बोलते हैं उद्देश्य।
और लक्षिता, लक्षण भी कर दिए सबके, ठीक है। अब क्या होगा, यथा लक्षणम परीक्षिष्यन्ते, अब लक्षणों के अनुसार परीक्षा की जाएगी। तो परीक्षा अब प्रारंभ होगी। हाँ, दूसरे अध्याय से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। आपको पहले अध्याय में लग रहा होगा यही सारा हमारा दिमाग खाली करवा दिया इन्होंने बादशाह जी ने। यही परीक्षा यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा सारी बुद्धि का तो यही प्रयोग हो गया, सब खप गई, सारी बुद्धि बची नहीं। अब दूसरे अध्याय में बुद्धि कहाँ से लगाएंगे परीक्षा में? लेकिन असली न्याय तो अब शुरू होगा। ये तो केवल भूमिका है, ये भूमिका है केवल अभी एक प्रकार से देखा जाए तो। भाई ऐसा है कि ये उद्देश्य और लक्षण कह दिया, हाँ, तो मान लो कि जो है कि न्याय तो हमारी, लेकिन नहीं, इनका सिद्धांत क्या है, प्रमाणई ही अर्थ परीक्षणम, बिना परीक्षण के न्याय शब्द का व्यवहार ही नहीं होगा। तो आप यूं कह सकते हो कि अभी तक न्याय शास्त्र शुरू ही नहीं हुआ है, न्याय शास्त्र द्वितीय अध्याय से प्रारंभ होगा। ये न्याय शास्त्र की भूमिका है। तो परीक्षिष्यन्ते इति त्रिविधा च अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिर वेदितव्या, 3 प्रकार से शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। इति त्रिभिः सूत्रैः पुरुष अशक्ति लिंग दोष सामान्य लक्षण प्रकरणम। इस ग्रंथ को समझने के लिए भूमिका बहुत जरूरी होती है। जी, चलिए प्रणव ध्वनि। ओ